नमस्कार दोस्तों, हम लोग लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के सीरीज को कवर कर रहे हैं। हम लोग पार्ट 1 देख लिए थे, प्राचीन इतिहास का पार्ट 1 देख लेते हैं। अब प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास मौर्य काल से लेकर के लास्ट विविध प्राचीन इतिहास तक होगा और इसको आप लोग देखिएगा। ये न्यू एडिशन का आप लोग को जैसे पता है बुक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं और सही जो गलत था उसे सही किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे, मौर्य काल। मौर्य काल की समय अवधि कितनी है? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चलिए तो शुरू करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? अशोक ने सुसीम की हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारोवाकी उसकी पत्नी थी जिसने उसे प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? अर्धमगधी का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव पियादसी भी था? अशोक का नाम देव पियादसी भी था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य सबसे प्राचीनतम राज्यवंश है। कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद किया था। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण है? सांची बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पन कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल थे। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन थे? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखादत्त को मुद्रा राक्षस का लेखक माना जाता है। विशाखादत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस किस वस्तु विषय पर आधारित है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज दरबार की दुर्विंशतियों के बारे में मिलता है मुद्रा राक्षस में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जीता था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन था। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। और जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है विशाखादत्त। नेक्स्ट वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्रकृति है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की प्राप्ति की थी? चंद्रगुप्त ने।
और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 7 श्रेणियों में बांटा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीति पर प्रकाश डाला गया है। और निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ था? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ, जबकि बिहार, कलिंग और अफगानिस्तान अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित हुआ था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। और बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में प्रयोग किया था? आजीविकों ने किया था। और किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया हुआ ब्राह्मू अभिलेख है, स्तंभ है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। बिंदुसार को मित्रघात कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वह कौन है? कलसी है। नेक्स्ट चैप्टर, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है? 13वें शिलालेख में वर्णित है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक प्राय जनता के संपर्क में रहता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा एवं लिपि में हैं? प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में अधिकांश शिलालेख अशोक के हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा अक्षर में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। उसने किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य का विकास किया था। उसने प्रांतीय विभाजन भी किया था और हिंदू कुस्तक साम्राज्य अपना फैला लिया था। कथन ए कथन 2 दिए गए हैं और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें शामिल हैं 2 एवं 13वां। कथन 1 कथन 2 एक दूसरे से संबंधित हैं। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धर्मनिष्ठा की उपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में व्यक्ति अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की में मिलता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन एक व्यक्ति अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत जानकारी देता है? ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे। नहीं, ये गलत बात है। इनके शिलालेख इन पर बढ़िया पॉलिश किया गया था, सही बात है। और स्तंभ एक सेप्ट सुंडाकार था, ये भी सही बात है। ये अखंड थे, ये भी सही बात है। श्रीनगर का स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक ने किया था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अशोक के प्रांत दिए गए हैं और इधर राजधानी गया। उत्तरापद के राजधानी कहाँ थे? उत्तरापद के राजधानी तक्षशिला थे। उत्तरापद के राजधानी तक्षशिला थे। दक्षिणापद के राजधानी सुवर्णागिरी थे और अवंती राष्ट्र के राजधानी उज्जैनी थे। प्राची के पाटलिपुत्र थे। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने ले ली थी। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथो कहा है? मेगास्थनी ने पाटलिपुत्र को ब्रोथो कहा है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने
अपने आप को मौर्य सम्राट के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया है। 30 ने किया है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया है? परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया है। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ अर्थात जुलाई से राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है? तो मिलता है चोल का मिलता है अशोक के शिलालेख में उल्लेख, पांड्य का मिलता है और विष्णुकुंड का मिलता है और केरल पुत्र का भी अशोक के शिलालेख में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान में पाया गया। अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिस पांडुचरित बालुकासम एकल टुकड़ों से दक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाले गए हैं? मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाले गए हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की यह उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किसने किया था? बिंदुसार ने किया था। या ये याद रखना है आप लोगों को, अंजीर मांगा था, शराब मांगा था और एक दार्शनिक मांगा था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख महत्वपूर्ण स्रोत है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। 21 शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। पृथक के कलिंग शिलालेख में यह घोषणा की है। कौन से घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख स्पष्ट करता है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय मैं चाहे खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये छठे शिलालेख में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन में अधिकारियों के नाम बताते हैं? प्रादेशिक, उसके बाद रज्जुक, उसके बाद युक्त हुआ करते थे मौर्य प्रशासन में। विष्टि का क्या अर्थ है? बेगाड़ी। विष्टि का अर्थ है बेगाड़ी। मौर्य काल में सीता का क्या अर्थ है? सीता का अर्थ है मौर्य काल में क्या है? इसका अर्थ है राजकीय भूमि से आय प्राप्त। निम्नलिखित में नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त? अभिलेख से। मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समान राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। महास्थान बांग्लादेश और सहगौरा से मिलता है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसको भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान है से प्राप्त बृहत शिलालेख किस लिपि में प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि में प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सारे कुना कंधार से प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है? यह 15 अधिकरणों में है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग शामिल हैं। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल हैं। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? यह मिस्र तुरमय मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है? गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख मिलता है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश में अशोक का विवरण शामिल है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्योभिषेक राजा अभिषेक उल्लेखित है? कंगनहल्ली में यह उल्लेखित है। आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। प्रथम क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने
शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की थी। ईसा पूर्व में किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वीरद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? यह सेनापति था पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट में। और कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन किया था? मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क वह महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। और कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। और पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। और तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल का कारण क्या था? गांधार कला था। और भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। और किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का अधिक मात्रा में संग्रह है? मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाण ने किए थे। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहन के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा के बने थे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। किस वंश के शासक ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि गांव देने की प्रथा आरंभ किया था? किसने किया था? सातवाहन ने ऐसा प्रथा आरंभ किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ये यूनानियों ने किया था। और भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों ने चलाया था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट ने के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के समय में हुआ था। 78 ईस्वी में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? कुषाण काल में अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। और सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? सातवाहन ने आंध्र से अपना सातवाहन शासन प्रारंभ किया था। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया है? हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना हाल ने किया है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थे। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इन वंशों में सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम है पहले शुंग वंश आया, उसके बाद सातवाहन वंश आया, उसके बाद गुप्त वंश आया, उसके बाद चोल वंश आया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? सबसे पहले आक्रमण ग्रीक अर्थात इन बैक्टीरियन ने किया था। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। अशोक ने कौन सी उपाधि धारण किया? अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था। और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था। नेक्स्ट पेज आते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुई? विक्रम संवत प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। विक्रम संवत्सर का समय अवधि कितनी? विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 320 ईस्वी में। कलिंग संवत 3102 ईस्वी में ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। मौर्य के बाद भारत
मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य प्रारंभ किया था? शुंग वंश के बाद कन्नव वंश का राज्य प्रारंभ हुआ था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? कुषाणों ने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। कथन 1 कथन 2 दिए गए हैं, लेकिन कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। कथन 1 को देख लेते हैं। कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर भारत में व्यापार करते थे। जो कला शैली भारत और ग्रीक यूनानियों का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गंधार शैली कहते हैं। गंधार शैली कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? कनिष्क बौद्ध की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ये पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। और किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? कि गुंदो फर्निस के टाइम पीरियड में आया था। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कुषाण शासक ने सर्वप्रथम मुद्राएं जारी किया था? कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? कडफिसस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली प्रयोग किया था? शक शासक ने छत्र प्रणाली प्रयोग किया था। त्रात्रा अर्थात मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण किया था? मुक्तिदाता की उपाधि शक वंश के शासक ने धारण किया था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक ने आक्रमण किया था भारत पर, उसके बाद सबसे लास्ट में कुषाण ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व से 2री सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया राज था। 4 धातु सोना, चांदी एवं तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहते हैं? कसारपन कहते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ तमिल तथा चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन औसत्य है? मौर्य उत्तरकालीन में प्रमुख बंदरगाह कोची नहीं था, जबकि बारबेरिक्रम, अरिकमेंडू और बेरीगाजा ये प्रमुख बंदरगाह था। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पोडू के नाम से संबंधित है? अरिकमेंडू को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहा जाता है। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपनी पुत्र की हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु बन गया था? कौन बन गया था? मिनांडर अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु बन गया था मिनांडर। कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। निम्नलिखित में से कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन है? अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इंडो ग्रीक हिंद यवन को कहते हैं। शक सिथियन थे और पार्थव पल्लव को कहते हैं। इंडो ग्रीक को क्या कहते हैं? हिंद यवन कहते हैं। और शक को सिथियन कहा जाता था और पार्थव को पल्लव कहा जाता था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। शुंग की राजधानी कहाँ थी? शुंग की राजधानी विदिशा थी। चेदी की राजधानी कहाँ थी? कलिंग थी। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठान था। कुषाण की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासक ने कैसर अर्थात सीजर की उपाधि ग्रहण किया था? कुषाण वंश के शासक ने सीजर अर्थात कैसर की उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से किनका निर्माण शुंग काल में हुआ था?
उपर्युक्त सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ था, अर्थात भरहुत स्तूप का निर्माण, भरहुत स्तूप, भाजा स्तूप और सांची स्तूप की देविका व तोरण द्वार का निर्माण शुंग काल में ही हुआ था। बौद्ध नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्रकृति ग्रंथ की रचना किया था? गुणाढ्य ने वृहत कथा की रचना किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही है? केवल 3 सही है। इसको देख लेते हैं। बौद्ध गया में शशांक ने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग चेदी वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख किया गया है? महाक्षत्रप, रुद्रदामन तथा जूनागढ़ का अभिलेख में दोनों का प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 या 3 सही है। इसको देख लेते हैं। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। संगम काल, इसको देख लेते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी अर्थात पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? सेनगुट्टमन ने करवाया था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा का मनी मैकलेई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना आपको। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से और मनी मैकलेई यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्कापियम यह महत्वपूर्ण व्याकरण रचना मानी गई है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। और संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? संगम काल में उरेयूर कपास के व्यापार के लिए का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए विख्यात था। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक देवता का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। और किस संगम युगीन राज्य संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था? पांड्य राज्य के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन किया गया था। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूल नार ने यह उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। सुमिलित करना है। राज और राजकीय चिन्ह है। चेर का राजकीय चिन्ह धनुष था। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह बाघ था। और पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह मछली था। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। लेखक दिए हैं और इधर पुस्तक और लेखक दिया गया है। तोल्कापियम के लेखक कौन है? तोल्कापियर है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो अडिगल हैं। मैनी मैकलेई के लेखक कौन है? शीतले सतनार हैं। और जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुतक देवर हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। तोल्कापियम के रचनाकार तोल्कापियर, शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल, मनी मैकलेई के रचनाकार शीतले सतनार, जीवक चिंतामणि के रचनाकार तिरुतक देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। क्षेत्र दिया गया और उसका अर्थ दिया गया है। कुरुंजी क्या होता था? पहाड़ी होता था। पलाई क्या होता था? मरुभूमि होता था। मुलाई क्या होता था? जंगल होता था। मरुदम क्या होता था? कृषि भूमि होता था। नेउल क्या होता था? तटीय प्रदेश हुआ करता था। फिर सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। संगम और उसका अध्यक्ष। प्रथम संगम किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अगस्त्य के अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय संगम अगस्त की अध्यक्षता में हुआ था एवं तोल्कापियर दोनों की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय संगम नक्की की अध्यक्षता में हुआ था। कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन है? तोल्कापियम है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण
किया था, उन्हें आर्य बनाया था। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना दूत भेजा था? पौंडे नरेश ने भेजा था। तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है। तमिल भूमि की बाइबिल कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा? तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी की जगह किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता था? मणिमेकलई को कहा जाता। पुहाड़ या कबीरीपट्टनम की स्थापना किसने किया था? करिकाल ने किया था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? यह किसके लिए कहा गया है? कावेरी डेल्टा के बारे में कहा गया है। राज्य दिया गया है और इधर विख्यात शासक दिया गया है। चेर का विख्यात शासक सेन गुटवन था। चोल का करिकाल था और पांड्य का नेंडुजेलियन था। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पौंडे नरेश के किस क्षेत्र में मिलते हैं? कोल्चे में मिलता है। मोती के सीप मिलता है। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता है? वीर प्रस्तर को वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। प्राचीनतम देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश्य हैं? स्कंद अर्थात कार्तिकेय के सदृश्य हैं। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होता है? कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था? राजा के लिए प्रयुक्त होता था। निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिम तट पर स्थित है? कौन संगम पतन मतलब बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? 3 और 4 स्थित है। तोंडी और मुसरी पश्चिम तट पर बंदरगाह स्थित हैं। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? महाकाव्य शिल्पाधिकारम कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। मणिमेकलई के लेखक कौन है? मणिमेकलई के लेखक शीतले सतनार हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं गुप्त काल। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त शासक किसके सीमांत थे? गुप्त शासक कुषाणों के सीमांत थे। गुप्त शासक किसके सीमांत थे? कुषाणों के सीमांत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण किया था? गुप्त शासक ने चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण किया था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसने चलवाया था? समुद्रगुप्त ने। विलसड स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त ने। भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त ने और मंदसौर का अभिलेख बंधु वर्मन ने जारी किया था। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ भी था? ये कौन था? आर्यभट्ट था। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत थे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? किसको पुकारा है? समुद्रगुप्त को पुकारा है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण से रोका था? यह किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने हुनों को आक्रमण आने से रोका था। गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त राजवंश के लिए कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वान के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। एरन अभिलेख किससे संबंधित है? एरन अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन के निवासी थे। सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसन द्वितीय किस वंश का शासक था? प्रवरसन द्वितीय वकटक वंश का शासक था।
किस गुप्तकालीन शासक ने किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। और स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को कोहोम स्तंभ अभिलेख में सक्रोपम कहा गया है। श्रीलंका के राजा वेगमर्वन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? कहाँ पे मांगी थी? बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे। मेहरौली अर्थात जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ अभिलेख का निर्माण किस सदी में हुआ था? 4वीं सदी में हुआ था। फाहियान और ह्वेनसांग ने देश के राज्यों को देखा है। फाहियान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को देखा है। धन्वंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार थी? गुप्तकालीन शासक प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित पुस्तक फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है, जबकि गौतम बुद्ध के उपदेश का वर्णन मिलता है। बौद्ध राज्यों का वर्णन मिलता है। बौद्ध मंदिर, स्तूपों और विहारों का वर्णन मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवघर का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 और 19 का गुफा संख्या 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। गुप्त संवत को प्रारंभ किसने किया था? गुप्त संवत को प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला और स्थापत्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को क्लासिक युग कहा जाता है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? यह भी गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहते हैं। और मौर्य वंश में सोने की मुद्रा के क्या कहते हैं? उसको पन कहते थे और गुप्त काल में दिनार कहते थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय का युग क्या है? गुप्त काल है। गुप्त युग में भूराजस्व दर कितनी थी? गुप्त काल में भूराजस्व दर 1/6 था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल का महत्वपूर्ण विशेषता है। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासक ने दिया था। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में है। और कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के स्तंभलेख में उल्लिखित है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? गुप्त राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? जानकी हरण नहीं लिखा है, जबकि मालविका अग्निमित्र
विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास ने लिखा है अजंता गुफाओं की सिरखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बाग में स्थित है। अजंता गुफा जैसी गुफा कहाँ स्थित है? यह बाग में स्थित है, जो कि थार भी कहलाता है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है? अभिज्ञान शकुंतलम की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम की गिनती की जाती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? दशमलव प्रणाली का श्रेय गुप्त युग को जाता है। और निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह पतन नहीं था, जबकि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ हो गया था और हुनों का आक्रमण हो गया था और प्रांतीय शासकों का विद्रोह हो गया था, इसलिए गुप्त काल का पतन हो गया। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? वो समुद्रगुप्त ने करवाया है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? वो आर्यभट्ट ने किया है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। शासक दिया गया है और उसका अभिलेख दिया गया है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लोह स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्र पत्र अभिलेख। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मुद्रा और शासक दिया गया है। कुमार देवी प्रकार का मुद्रा किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। वीणा वादन प्रकार के मुद्रा समुद्रगुप्त ने चलाया था। चक्र विक्रम प्रकार के मुद्रा किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। कार्तिकेय प्रकार के मुद्रा किसने चलाया था? कुमारगुप्त ने चलाया था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इधर शासक और उपाधि दिए गए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाभागवत की उपाधि धारण किया था और स्कंदगुप्त ने शक्रोपम की उपाधि धारण किया था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसका शासक दिया गया और उसका पत्नी दिया गया। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी थी, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। रामगुप्त के पत्नी का नाम ध्रुव देवी थी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी थी और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम प्रभावती गुप्ता थी। किस शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय किया था? किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने धारण किया था। 12 राजाओं को उखाड़ फेंका था। किसने अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शाकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्मूलन कर दिया था। रचनाकार और रचना में सम्मिलित कीजिए करना है। आर्यभट्ट की रचना क्या है? आर्यभट्टीय है। धन्वंतरि की रचना नवनीतकम है और ब्रह्मगुप्त की रचना क्या है? ब्रह्म सिद्धांत है। वारामही की रचना क्या है? पंच सिद्धांतक है। सुदर्शन झील, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने, किसने? पुष्यगुप्त ने उसका निर्माण सुदर्शन झील का करवाया था, ठीक है। जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाया था। पहली बार तो उसका मरम्मत रुद्रदमन ने करवाया था, लेकिन दूसरी बार उसका मरम्मत किसने करवाया था? उसका दूसरी बार स्कंदगुप्त ने मरम्मत करवाया था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक है। भुक्ति के प्रशासक उपरीक कहलाते थे। विषय के विषपति, नगर के नगरपति, ग्राम के ग्रामिक कहलाते थे। सुम्मिलित कौन सुम्मिलित नहीं है? इसमें नीचे वाला सुम्मिलित नहीं है, जबकि सुम्मिलित है
महासंधि विग्रहक, युद्ध व शांति का मंत्री हुआ करता था। महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। और विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामले का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। क्षेत्र भूमि कृषि करने योग्य भूमि थी। वास्तु निवास करने योग्य भूमि थी। अपृहत जंगली भूमि थी। और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि थी। कौन सुमिलित नहीं है? 1 नंबर सुमिलित नहीं है। जबकि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। और किरातर्जुनीयम के लेखक थे भारवी थे। और मृक्षक टीकम के लेखक शूद्रक थे। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें नीचे वाला सुमिलित नहीं है। जबकि वांग भट्ट की रचना, वांग भट्ट किसने लिखा है? अष्टांग हृदय ने, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस और कामांग दत्त नीतिसार। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। श्रेष्ठी साहूकार को कहा जाता था। शर्तवाह व्यापारी को, कुलिक शिल्पी कारीगर को, कायास्थ लेखक को कहा जाता था। महिर कुल का संबंध किससे है? महिर कुल का संबंध हुनों से है और हुन से है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी थे। और गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसमें जंग रोधकता के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। पुनर्वर्धन भुक्ति अर्थात प्रांत अवस्थित थी, उत्तर बंगाल में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान से प्राप्त है? एक बाघ गुफा से प्राप्त है और एक अजंता की गुफा से प्राप्त है। दूसरा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले समुद्रगुप्त थे। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? 10 पूर्व शिलालेख से भी रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश 647 ईस्वी। थानेश्वर में वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने किया था। राज्य और राजधानी दिया गया है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज थी। अवकाटक वंश की राजधानी पुरिका थी। और मैत्रक वंश की राजधानी बल्लभी थी। राजवंश और राष्ट्र संस्थापक दिए गए हैं। वर्धन वंश की स्थापना किसने किया है? पुष्यभूति ने किया है। मौखरी वंश की स्थापना ईशान वर्मा ने किया है। वकाटक वंश की स्थापना किसने किया है? सॉरी गलती हो गया। वकाटक वंश की स्थापना पुष्यभूति ने, मैत्रक वंश की स्थापना भट्टार्क ने, वर्धन वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने, मौखरी वंश की स्थापना ईशान शर्मा ने किया है। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मा ने किया था। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैजयंती वनवासी को बनाया था। एक ट्रिक है, देखिएगा थोड़ा सा। कदम क्या है? कदम का पेड़, उस पे क्या और रहता है? मयूर रहता है। और मयूर क्या है? वनवासी है, मतलब वन में रहते हैं। मयूर वनवासी है जो कि कदम के पेड़ पर आता है। बस इसी तरह इसी को याद रखना है। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? हर्षवर्धन संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित वान भट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री तीर्थ यात्रा पर आया था? हर्षवर्धन के समय में वैनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। वान भट्ट के सम्राट के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वान भट्ट थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है?
ऐहोल अभिलेख से मिलता है। प्रतापशील हुनहरिन केसरी महाधीराज नामक उपाधि किसने धारण किया था? प्रभाकर वर्धन ने धारण किया था। महाराष्ट्र हर्ष सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? कन्नौज स्थानांतरित किया था। सकलोत्तर पद्मनाथ की उपाधि किसने धारण किया था? हर्षवर्धन ने धारण किया था। वैनसोंग ने किसे शीलादित्य कहा है? वैनसोंग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। गुप्त वंश के हंस के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का वह शासक कौन था जो हर्ष के समकालीन था? बंगाल का वह शासक शशांक था जो कि हर्ष के समकालीन था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी वॉन भट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश ग्राम वर्मा के साथ हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? गौर नरेश शशांक ने किया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाया था? हर्षवर्धन ने लाया था। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। कवि वॉन भट्ट निवासी था। थानेश्वर का निवासी था वॉन भट्ट। नागानंद के रचनाकार कौन है? नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पे करवाया था? कन्नौज एवं प्रयाग में करवाया था। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक के लेखककार कौन है? नाटककार कौन है? हर्षवर्धन है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आज भी भारत में वैनसोंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सियुकी की रचना है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? प्रतापी बदामी का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? उस वल्लभी नरेश का नाम ध्रुवसेन द्वितीय था। 641 ईस्वी में किस चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन के पास भेजा था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसका विस्तार से वर्णन किया है? वो है वांग वैन त्से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चीनी यात्री को वर्तमान का शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? वैनसोंग को कहा जाता है। वैनसोंग ने भारत में कितने साल रहा था? वैनसोंग भारत में 14 साल तक रहा था। वैनसोंग के समर्थन समानार्थ एवं महान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ से आरंभ महासभा का आयोजन किया था? इसको फिर से देख लेते हैं। वैनसोंग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? कहाँ पे क्या करवाया था? कन्नौज में करवाया था। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों
को आय दान स्वरूप दिया था। किसने दिया था? हर्षवर्धन ने दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को इधर राज्य दिया गया और उसका राजधानी दिया गया है। हर्षचरित कादम्बरी वॉन भट्ट ने लिखा है। सॉरी इधर लेखक होना चाहिए, राजधानी नहीं होना चाहिए, लेखक होना चाहिए। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? वॉन भट्ट है। नीति शतक श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? भातृहरि हैं। और सूर्य शतक के लेखक मयूर हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागालैंड के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। 10 मिनट और लगेगा, पूरा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं है? कालिदास हर्षवर्धन के साम्राज्य संबंध नहीं है, जबकि वॉन भट्ट और भर्तृहरि और मयूर ये सभी हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित है। कथन 1 और कथन 2 दोनों से एक दूसरे से संबंधित है। देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, क्योंकि हर्षवर्धन को गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। सही बात है। सुमिलित कीजिए। कौन सुमिलित है? सभी सुमिलित है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनाद महासेनापति था। और कुंतल क्या था? अश्व सेनापति था। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, परंतु ईमानदार जरूर हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। यह किसने कहा है? वैन सॉन्ग ने क्या कहा है? बहुत अच्छा बात है। और मेगास्थनीज ने क्या कहा है पता है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। वैन सॉन्ग ने बहुत अच्छा बात कहा है भारत के विषय में। चलिए, घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए हुआ करता था? खेतों की सिंचाई के लिए हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन वाक्यांश हर्ष उत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लिखित हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करती है? विनिमय पात्र। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? एरीपत्ती का अर्थ है जलाशय की भूमि। हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से 1/10 तक थी। 1/6 से 1/10 तक थी। मौखरी शासक की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासक की राजधानी कन्नौज थी। सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? यह वैन सॉन्ग से जुड़ा है। लास्ट चैप्टर देखते हैं, प्राचीन भारत का विविध प्राचीन भारत। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया है? यह मेगास्थनीज ने किया है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, जबकि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विद्या अध्ययन का केंद्र था। शून्य की खोज किसने किया है? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधि उपयोग किए जाते थे। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? सॉरी, पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स धातुओं, सिक्का व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया है? नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रचलित हुआ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार था। और निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारियों पर व्यापारिक मार्गों पर आधारित है। मिलिंद पन्नो
आधुनिक मानव के हाल पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु पुरास्थल से खुदाई से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्रह्मी लिपि है। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज गेहूं और जौ था। कौन सुमेलित नहीं है? नीचे वाला हर्ष सी नंबर सुमेलित नहीं है, जबकि रवि कृति के लेखक पुलकेशिन द्वितीय है। देवभूति कन्नौज के यशोवर्मन और दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। अच्छा, यहाँ कवि दिया गया था और कवि और शासक दिया गया था। फिर से देखते हैं इसको। रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। देवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। दंडी हर्षवर्धन के नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अभिज्ञानतम लेखक को ज्ञात है? अरिकमेडु को ज्ञात है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में फर्श कर दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के प्रसिद्ध है। सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। द्वारिका गुजरात में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव नवीनतम समझा जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दिया जाता है? हेरोडोटस को दिया जाता है। और प्राचीन नगर तक्षशिला में से किसकी बीच स्थित है? तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है? शाहगौरा ताम्रपत्र शाही आदेश था। और भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? भारत में सबसे पहले नगर संस्कृति आई, उसके बाद लोहे के हल आए, उसके बाद आहत मुद्रा अर्थात चांदी के मुद्रा आए, उसके बाद सोने के सिक्के आए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी या खरोष्टी लिपि थी? हम लोग बाईं से दाएं लिखते हैं देवनागरी लिपि में, और खरोष्टी लिपि में सबसे पहले दाएं से उसके बाद बाईं की ओर लिखते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम निगम था। और पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। ठीक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या वर्ष होगा? इसके लिए 600 वर्ष होगा। और क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। गुप्त, देवगढ़, क्या दिया गया है क्या पता नहीं। अच्छा, स्थान दिया गया है। गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी और पल्लव पनमेले। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य और राजधानी दिया गया है। चेर राज्य का राजधानी था वांजी करियूर, चोल राज्य का राजधानी था उरेयूर, पांड्य राज्य का राजधानी था मदुरई।
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त हैं। जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसी है। बिहार महान धार्मिक केंद्र था। बिहार किस लिए धार्मिक केंद्र था? सभी के लिए धार्मिक केंद्र था। जैन धर्म के लिए, सिखों के लिए और बौद्धों के लिए भी। सम्मिलित कौन नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो डी नंबर सम्मिलित नहीं है। जबकि हिंदू धर्म गीता है, बौद्ध धर्म धम्मपद है और मुस्लिम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए नंबर सम्मिलित नहीं है। जबकि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। मालविका अग्निमित्र के लेखक कालिदास हैं। सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा है। भूविज्ञान प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन 1, 3, 4 सही है। देख लेते हैं। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैली औजारों का उपयोग आम था। सही बात है। 5वीं सदी ईस्वी में कौन के जिया का सिद्धांत ज्ञात था? और उसके बाद 7वीं सदी ईसा पूर्व में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था। प्राचीन भारत में योद्धय कौन थे? प्राचीन भारत में योद्धय एक गणतांत्रिक जनजाति थे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल एवं क्षेमेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध था? यह नाटककार थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्राचीन भारत खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो अब आएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।